का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। आज का मनी सेंट्रल पूरी तरह है पॉलिसी सेंट्रल। कुछ खबरें और भी हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, पॉलिसी, इस बार की जो पॉलिसी है पिछली कई पॉलिसी से सबसे खास है, बहुत साफ सुथरी तरीके से बताई गई है। हाँ, चुनाव की चर्चा के बीच, चुनाव के नतीजों के बीच, दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये आज का दिन काफ़ी अहम था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति आई और उसमें कई सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं जो चुनाव के शोर के बीच आपके पास तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि इनकी छाया में आने वाले 6 महीने कैसे होंगे और आने वाला अगला साल क्या होगा। और मनी सेंट्रल के इस खास एपिसोड में हम आपको हमेशा की तरह रिजर्व बैंक की पॉलिसी में से वो सारी चीज़ें निकाल कर बताएंगे जो सीधे आपकी जेब पर, आपकी बचत पर, आपके खर्च पर असर करती हैं। चलिए, तो आरबीआई की पॉलिसी के अलावा और कौन सी खबरें हैं मनी सेंट्रल का हिस्सा जिन पर अंशुमान जी विश्लेषण करेंगे, उसके लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी आरबीआई की पॉलिसी से। रिजर्व बैंक ने क्यों घटाया ग्रोथ का अनुमान, और बढ़ने वाली है आपकी ईएमआई। सरकारी कंपनियां लगाएंगी प्राइवेट म्यूचुअल फंड में पैसा। आईडीबीआई को मिलेगा क्या विदेशी खरीदार। सामने आई फेसबुक की बड़ी चोरी, ये बड़ी खबर है। और चीन की अर्थव्यवस्था में संकट के बादल। चीन की अर्थव्यवस्था से कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जो न केवल चीन को परेशान करने वाले हैं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए परेशान करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आरबीआई की पॉलिसी का। आरबीआई की पॉलिसी के भीतर क्या है। पॉलिसी को समझें, पॉलिसी पर बात करें उससे पहले आप देखिए इस पॉलिसी की 5 सबसे बड़ी बातें क्या हैं जो इस पॉलिसी में कही गई हैं। सबसे पहली बात, महंगाई को लेकर। महंगाई में आरबीआई की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, नया रेपो रेट 6.25%। महंगाई के अनुमान में कोई बदलाव नहीं, पूरे साल के लिए महंगाई का अनुमान 6.7% है। हालांकि तिमाही आधार पर अगली तीसरी और चौथी तिमाही के लिए 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। आर्थिक ग्रोथ के अनुमान में कटौती की गई है, यह बड़ी खबर है। आर्थिक विकास दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने, जो पहले 7% था। आरबीआई ने आर्थिक विकास दर में कटौती का अनुमान ऐसे समय में लगाया है जब वर्ल्ड बैंक ने अपना अनुमान अपवर्ड रिवाइज किया, यानी कि उसने माना है कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर रहेगी। सोचिए एक ऐसा दिन जब भारत का अपना केंद्रीय बैंक कह रहा है हम उतना अच्छा नहीं करेंगे, विदेशी बैंक कह रहे हैं नहीं आप अच्छा करेंगे। क्या मायने हैं इसके, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए गवर्नर ने खुद क्या कहा इस पॉलिसी को बताते समय। The battle against inflation is not over. Pressure points from high and sticky core inflation and exposure of food inflation to international factors and weather-related events do remain. While being watchful of the impact of our earlier monetary policy actions, we will keep Arjuna's eye on the evolving inflation dynamics and be ready to act as may be necessary. Our actions will be nimble and in the best interest of the economy. The aspect of growth will obviously be kept in mind. बिल्कुल, तो विकास दर को लेकर, महंगाई को लेकर टिप्पणी आरबीआई गवर्नर की, आप समझते हैं इसका मतलब क्या है हमारे लिए, आपके लिए। सबसे पहले चर्चा महंगाई पर। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई को लेकर कहा है कि घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था आगे चलकर महंगाई की दिशा तय करेगी। पूरे वित्त वर्ष के लिए औसत महंगाई 6.7% रहेगी। दिसंबर तिमाही के दौरान 6.6% और मार्च तिमाही में 5.9% रहने का अनुमान है। दोनों तिमाहियों के लिए, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए 10-10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है, भले वो सहनीय स्तर के नीचे मार्च में आने की बात कही गई हो। सर, महंगाई के लिए आरबीआई गवर्नर ने शब्द कॉइन किया कि स्टिकीएस्ट महंगाई है, ये जिद्दी महंगाई है, रुकने वाली महंगाई है, टिकने वाली महंगाई है। क्या मायने हैं इसके? रिजर्व बैंक गवर्नर की इस मौद्रिक समीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, जिस पर निगाह थी, वो थी उसका महंगाई का अनुमान। महंगाई पर हम लगातार चर्चा करते रहे। महंगाई के अनुमान के आधार पर यह तय होना था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा। महंगाई के साथ जो अंदर से चीज़ें निकल कर आई हैं आरबीआई के इस पॉलिसी दस्तावेज में, वो सब हमारे सब के लिए समझना और ज़रूरी है जानना। रिजर्व बैंक ने एक बड़ी बात की है इसमें
आज जब हम अपने इस मनी सेंट्रल पर चर्चा कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $80 से भी नीचे चली गई हैं, पर रिजर्व बैंक ने अपने महंगाई के अनुमान को $100 प्रति बैरल के तेल की कीमत पर रखा है। और चूंकि रिजर्व बैंक ने रखा है तो इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक अगले 2-3 महीनों तक तेल की कीमतों में भले ही उतार चढ़ाव हो, पर वो मानकर चल रहा है कि $100 के आसपास कीमतें बनी रहेंगी, जो संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनती दिखाई दे रही हैं। इससे ये एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण रिजर्व बैंक ने अपने महंगाई अनुमान में कोई कटौती नहीं की, उसको कायम रखा, जबकि सरकार की तरफ से और तमाम अन्य क्षेत्रों से कहा जा रहा था कि महंगाई पर जो दबाव बना है वो थोड़ा कम होगा। दूसरी चीज है फसल की साइड से, खाद्य अर्थव्यवस्था की तरफ से, जहां रबी को लेकर उम्मीद है रिजर्व बैंक को कि फसल का उत्पादन अच्छा रहेगा, गेहूं की कीमतों का दबाव है, दूध को लेकर और कुछ अनाजों की कीमतों को लेकर रिजर्व बैंक को महंगाई पर दबाव बने रहने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है शुभम की, सरकार की इस पूरी महंगाई की व्याख्या में आरबीआई ने माना कि जो कोर इन्फ्लेशन है, जो बुनियादी इन्फ्लेशन है, जहां आप एनर्जी और खाद्य की महंगाई को अलग निकाल देते हैं और पॉलिसी से आने वाली इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग से आने वाली इन्फ्लेशन, इस महंगाई को टारगेट करते हैं, जो भारत की महंगाई की बास्केट में काफ़ी बड़ा हिस्सा रखती है, वो बेहद जिद्दी हो गई है और बेहद मजबूत है, उसमें कमी होती नहीं दिखाई दे रही। तो इसका कुल मंतव्य ये है कि जो महंगाई दिख रही है और जो महसूस हो रही है उसमें तो बड़ा फर्क है। रिजर्व बैंक बताएगा आने वाले समय में कि लोगों की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस क्या है, लेकिन अगर मैं मान के चलें कि रिजर्व बैंक महंगाई की दर को 6.7% पर आंक रहा है पूरे साल के लिए और आखिरी 2 तिमाहियों में थोड़ी बढ़ोतरी कर रहा है, और पिछले अनुमानों के हिसाब से जाएं और रिजर्व बैंक की जो महंगाई का आकलन है और महंगाई की जो अपेक्षा है, इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है, केंद्रीय बैंक कभी भी महंगाई रोकते नहीं है, महंगाई की संभावनाओं को, अपेक्षाओं को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। इस पर महंगाई की संभावनाएं और आशंका की संभावनाएं दहाई के अंक में फिलहाल बनी रहेंगी, ऐसा रिजर्व बैंक के पिछले आंकड़ों में भी बताया गया था। महंगाई चुनौती है, बनी रहेगी। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बेहद स्पष्ट रूप से कहा है कि महंगाई को लेकर हमें कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखती, क्योंकि कई सारे देशी और विदेशी फैक्टर महंगाई को ताकत दे रहे हैं। चलिए, तो ये बात थी महंगाई की। अब आते हैं अगले बड़े मुद्दे पर, जो है नीतिगत दरों से बढ़ने का। आरबीआई ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की और अब रेपो रेट 6.25% हो गया। रेपो रेट मतलब जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। अब बैंकों को कर्ज महंगा मिलेगा तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपकी ईएमआई का बोझ बढ़ेगा और कर्ज की मांग पर इसका असर दिख सकता है। सर, ब्याज दरों के अनुमान के मुताबिक बढ़ोतरी की गई, 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी थी, पोल थे, ऐसा ही हुआ। इसका असर कहां दिखाई देगा? 2 जगह असर दिखाई देगा। ये अनुमान के मुताबिक थी, हालांकि महंगाई का आकलन अनुमान के मुताबिक नहीं था। चूंकि हम ब्याज दरों पर चर्चा कर रहे हैं तो हम यहाँ संदर्भ के तौर पर ये लाएं कि चूंकि रिजर्व बैंक ने अपने महंगाई के अनुमान में कोई कटौती नहीं की जिसकी संभावना थी, इसलिए हमने सरकार के कर्ज कार्यक्रम पर या सरकार के बॉन्ड्स पर बाजार में वापस यील्ड में बढ़ोतरी देखी। बॉन्ड यील्ड ये बताती हैं कि बाजार को आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कितनी संभावना दिखाई देती है। रिजर्व बैंक ने इस आकलन के बाद आप ये मान सकते हैं कि भारत में एक बड़े हिस्से के लिए ब्याज दरें अब दहाई के अंकों में पहुंच जाएंगी, क्योंकि और जिनके क्रेडिट स्कोर अच्छे नहीं हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी बाजार में बैंकों की निगाह में कमज़ोर है, उनके लिए ब्याज दरें और ज़्यादा हो सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि इस बार हमने देखा कि रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी, 5 बार रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुका है अभी तक। रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जो ट्रांसमिशन है, यानी बैंकों की तरफ से उसे लागू किया जाना, दोनों साइड से, कर्ज की तरफ से भी और जमा की तरफ से भी, उसकी रफ्तार फेयरली ठीक ठाक रही है, तेज रही है। ऐसा नहीं रहा है कि बैंकों ने देरी लगाई हो। और रिजर्व बैंक ने इस बात को गवर्नर ने अपने स्टेटमेंट में आकलन भी किया कि जो नए लोन थे उनके ऊपर लगभग 1.17 अंक की 117 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी पास ऑन कर दी गई ग्राहकों को, और जो पुराने लोन थे उन पर 63 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी पास ऑन कर दी गई। जबकि जमा है, जो डिपॉजिट्स हैं, उन पर लगभग 150 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी दी गई है नए डिपॉजिट्स के ऊपर, और 46 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है पुराने डिपॉजिट पर। अब यहाँ हमारे लिए समझना जरूरी है कि अगर आप बैंक में पुराने डिपॉजिटर हैं तो आप अपनी बचत तुड़वाकर नई बचत करा लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि 46 और 150 बेसिस पॉइंट में करीब 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का फर्क हमें दिखाई देता है। तो बैंकों ने जो पुरानी जमा रखे हुए लोग थे उनको उतना फ़ायदा नहीं दिया ब्याज दरों में बढ़ोतरी का, जितना उनको दिया जिन्होंने अपनी नई बचत
की है। और यही स्थिति कर्ज वालों की है, जिनको नए कर्ज हैं उनको महंगे मिले, पर पुराने कर्ज वालों के लिए उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि बाजार में तरलता की स्थिति ठीक है, पूंजी की कमी नहीं है। अब आने वाले समय में त्योहारों के बाद जो बाजार में त्योहारों के दौरान जो मनी की मांग आती है बाजार में, वो भी कम होती दिखाई देगी। बाकी जो तकनीकी विंडोज़ खुली हुई हैं जिनके जरिए बैंक बाजार में पैसा डाला जाता है, वो पैसा उपलब्ध है। यहाँ में चर्चा करें अगले ग्रोथ पर जाएं, इसमें रुपए के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी इसमें है, जो क्योंकि रुपए की गिरावट पर लगातार निगाह बनी हुई है। आरबीआई का मानना है कि रुपए पर दबाव बना हुआ है। हालांकि अगर सालाना आधार पर देखें तो रुपए में एप्रिसिएशन दिखाई देता है, साल के आधार पर आरबीआई का आंकड़ा कहता है। लेकिन फिलहाल भारत की विदेशी मुद्रा स्टोरी पर या भारत की विदेशी मुद्रा परिस्थिति में कोई बड़ी चुनौती और खतरा नहीं है। अमेरिका की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर हमें रुपए पर बराबर दिखाई देता रहेगा। चलिए, तो ये बात हो गई जमा की, ये बात हो गई कर्ज की। अब बात करते हैं ग्रोथ की, आर्थिक विकास दर की। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ग्रोथ के अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और ग्रोथ को 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने ग्रोथ के अनुमान में ऐसे समय में कटौती की जब विश्व बैंक ने भारत की ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया है और रेटिंग एजेंसी फिच ने 7% ग्रोथ की संभावना जताई है। रिजर्व बैंक ने दिसंबर तिमाही के लिए ग्रोथ का अनुमान 20 बेसिस पॉइंट और मार्च तिमाही के लिए 40 बेसिस पॉइंट घटाया है। सर, भारत में आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती का क्या मतलब है जो आरबीआई की तरफ से की गई है? ये आज की सबसे बड़ी खबर है और मुझे लगता है रिजर्व बैंक की पॉलिसी में बाकी सारी चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना रिजर्व बैंक का ये कहना कि भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कम करना है। रिजर्व बैंक को, हमें याद होगा कि रिजर्व बैंक ने पिछली तिमाही के आर्थिक विकास दर के अनुमान में कुछ गफलत की थी और ये माना था कि अनुमान ठीक नहीं है। इस बार जो दूसरी तिमाही का आंकलन आया वो रिजर्व बैंक के अनुमानों के करीब था। रिजर्व बैंक को अब उम्मीद नहीं है, भारत का केंद्रीय बैंक के मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से इस साल बढ़ेगी। यानी जो भी 7% के आसपास के अनुमान है वो इसके बाद बदलेंगे, ऐसा दिखाई देता है। और रिजर्व बैंक ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक तो दूसरी तिमाही के आंकड़े जो भारत में आर्थिक विकास दर क्या है उनका सीधा असर में दिखाई पड़ा। दो बड़े क्षेत्रों में हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा, आर्थिक विकास दर की रफ्तार शून्य से नीचे गई, सिकुड़ गई। दूसरी 3 बड़ी और चीजें हैं जिनकी को देखते हुए आरबीआई को लग रहा है कि भारत का ग्रोथ आउटलुक या भारत में विकास दर की संभावनाएं उतनी चमकदार नहीं है जितनी चमकदार उसे 3 या 4 महीने पहले लग रही थी। पहली चीज तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, जो तनाव चल रहा है, उस तनाव का असर हमें पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, उस महंगाई का असर हमें दिखाई दे रहा है दुनिया के देशों में, और दुनिया की मंदी असर कर रही है। रिजर्व बैंक का इशारा इस तरफ है कि भारत के निर्यात में जो बड़ी गिरावट आई है उस निर्यात में गिरावट का खामियाजा हमें आर्थिक विकास दर में गिरावट के तौर पर इस बार देखना पड़ेगा। और इसीलिए रिजर्व बैंक ने क्वार्टर के आधार पर, तिमाही आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में बड़ी कटौती की है। यानी अगर आप मान के चलें शुभम कि आखिरी क्वार्टर में तो भारत की आर्थिक विकास दर 4.5% भी नहीं रहेगी। आखिरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 5% से तो नीचे क्या 4.5% से नीचे आ जाएगी, 4.2% के आसपास आएगी। और यही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है क्योंकि यहां से जब हम अगले साल की आर्थिक विकास दर में प्रवेश करेंगे जो कि लोएस्ट 4.5% की होगी, तो अगला साल आर्थिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। रिजर्व बैंक ने लगभग इसकी भूमिका आज के अनुमानों में तय कर दी है। सर, लेकिन यहां पर एक सवाल यह है कि वर्ल्ड बैंक को ऐसा क्या दिखने लगा कि वहां पर अपवर्ड रिवीजन आने लगे? ये सरप्राइजिंग है क्योंकि विश्व बैंक ने अभी भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में को संशोधित किया था और अभी से बढ़ा दिया और अगले साल के अनुमान में बड़ी कटौती कर दी। ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों को शायद इस पर स्पष्टीकरण देना होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक जो भारत की मौद्रिक पॉलिसी का प्रबंधन करता है, उसके हाथ में सारी चीजें हैं, उसे वो उम्मीद नहीं दिख रही भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विश्व बैंक को दिखाई दे रही है। और यही स्थिति फिच के साथ थी। लेकिन अलग अलग बैंकरों के, आर्थिक विशेषज्ञों के अनुमानों में फर्क हम बराबर देखते हैं। भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान अगर आप देखें शुभम इस साल के, तो वो 6.9% से लेकर 6.4%, 6.5% के आसपास घूमते रहते हैं। पर विश्व बैंक के अनुमान के भीतर भी से कई सारे कैविएट्स हैं, कई सारे किंतु परंतु हैं। उन किंतु परंतुओं को रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में स्पष्ट कर दिया है। तो भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए क्योंकि इस पूरी चर्चा का मतलब किनके लिए, पूरी चर्चा का मतलब शुभम उनके लिए है जिन्हें इस साल रोजगार चाहिए या अपने कारोबार में विस्तार चाहिए। उन्हें यह आंकड़ा समझना पड़ेगा कि भारत का रिजर्व बैंक के मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर आने वाली 2 तिमाहियों में पहले से और ज़्यादा सुस्त होगी। अभी हम जिस पर खड़े हैं यहाँ से और ज़्यादा सुस्त होगी। यानी हमें रोजगार बाजार में, मांग के बाजार में और ज़्यादा दबाव दिखाई देगा आने वाले समय में और सरकार के बजट को इसका इलाज देना होगा इस बार कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी
5% के वाले ट्रैप से निकलकर 7% वाली मंजिल तक जाती है। चलिए, तो ये था आरबीआई की पॉलिसी पर पूरा विश्लेषण। अब कुछ और खबरें। सरकारी कंपनियों की तरफ से आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कंपनियों के सरप्लस कैश को प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स की डेट योजनाओं में निवेश को मंजूरी दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम की तरफ से यह जानकारी दी गई है। अभी तक सरकारी कंपनियों को सिर्फ पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड की योजनाओं में ही निवेश करने की इजाजत थी। सर, ऐसा क्यों करने जा रही है सरकार? अगर हम शुभम चुनाव एमसीडी के चुनाव रिजर्व बैंक की पॉलिसी से बाहर देखें तो शायद ये सबसे बड़ी खबर है, शेयर बाजार की दृष्टि से भी और भारत की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की दृष्टि से भी। भारत की सरकारी कंपनियां लगभग 1,58,000 करोड़ रुपए के 1,58,478 करोड़ रुपए के कैश बैलेंस पर बैठी हुई हैं, जो 31 मार्च 2022 को था। इस पैसे को अब प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जा सकेगा। जैसा शुभम ने आपको बताया कि अभी तक ये कंपनियां अपने कैश सरप्लस का इस्तेमाल एलआईसी और एसबीआई और सरकारी म्यूचुअल फंड्स में करती थी। अब यह पैसा 30-35 अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश के लिए मिलेगा। अगर आप शेयर बाजार की दृष्टि से देखें तो बाजार की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि इससे म्यूचुअल फंड्स के पास और खासतौर से डेट म्यूचुअल फंड्स में कर्ज के उपकरणों में जाएगा, अब उनके पास पैसा जाएगा और बाजार में हमें डेट फंड्स में आने वाले समय में निवेश और फ्लो बढ़ता दिखाई दे सकता है, जो बाजार की गहराई और बाजार को प्रभावित करने के लिए ज़रूरी है। भारत में करीब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके पास 29 लाख करोड़ रुपए की एसेट्स मैनेज के लिए हैं और माना जा रहा है कि 30 से 35 म्यूचुअल फंड्स को ये पैसा मिलेगा। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों के लिए कहा गया है कि वो 1 साल से कम अवधि वाले फंड्स में यह पैसा पार्क करेंगी। यानी इसका दूसरा पहलू देखें तो यह कैश सरप्लस दरअसल कंपनियों की तरफ से निवेश में जाना चाहिए, फैक्ट्रियां लगाने में बाजार में नई मांग क्रिएट करने में। पर सरकार ये मान रही है इस फैसले से, शायद जो फैसला है कि कंपनियों के पास अभी निवेश के कोई बड़े अवसर अगले 6-8 महीने तक नहीं खुलने वाले हैं, क्योंकि बाजार में मांग नहीं है, डिमांड नहीं, और इसलिए कंपनियां अपनी क्षमता बढ़ाने में, फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में निवेश नहीं करेंगी। तो ये जो फंड है, इस फंड का फायदा शेयर बाजार को मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ से ये खबर एक तरफ से थोड़ी सी खट्टी है रोजगारों और निवेश और कैपेक्स के लिहाज से, और दूसरी तरफ से बाजार में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह विदेशी फंड और इन्वेस्टमेंट कंपनियों के कंसोर्शियम को आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सा खरीदने की अनुमति देगी। सरकार की तरफ से यह साफ किया गया कि आईडीबीआई बैंक के विदेशी मालिकाना हक का नियम नए प्राइवेट बैंकों के लिए है, पुराने बैंकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। सरकार की तरफ से आईडीबीआई बैंक को लेकर यह सफाई ऐसे समय में आई जब सरकार खुद बैंक में मालिकाना हिस्सेदारी खरीदने के लिए 16 दिसंबर तक आवेदन मांग रही है। सर, क्या लगता है आपको, आईडीबीआई बैंक को विदेशी खरीदार मिलेगा? इस तरीके के रास्ते खुल गए हैं? हम इसमें कुछ डॉट्स कनेक्ट करते हैं, कुछ बिंदु हैं जिनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। करीब 1-1.5 महीने पहले ऐसी सूचना थी कि जापान के सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ने आईडीबीआई बैंक को खरीदने में अपनी इच्छा जताई है। इस तरीके की क्वेरीज आई थी। उन क्वेरीज के आने से पहले तक भारत सरकार विदेशी निवेशकों के से जुड़े हुए नियमों में आईडीबीआई बैंक में निवेश के विनिवेश में बदलाव नहीं करना चाहती थी। आईडीबीआई बैंक से एलआईसी को बाहर निकलना है। एलआईसी और सरकार की हिस्सेदारी करीब 60.72% है इस बैंक में, और एलआईसी के आईपीओ को लाते समय जो सरकार ने वादा किया था, उस वादे के हिसाब से एलआईसी अब आईडीबीआई बैंक से बाहर निकलेगी। तो दुविधा कहाँ है? दुविधा ये है कि भारत के बैंकिंग उद्योग के नियमों में एक रेजिडेंसी क्राइटेरिया है, एक नियम है रेजिडेंसी का, जिसमें कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो भारतीय बैंकों में अपनी हिस्सेदारी खरीदना चाहता है, उसे भारत में स्थापित होना चाहिए, उसे भारत में होना चाहिए। ये कानून रिजर्व बैंक का जो यूनिवर्सल लाइसेंस पब्लिक सेक्टर लाइसेंसिंग बैंक का नियम है 2016 का, वो ये कहता है। व्याख्या ये की जाएगी सरकार की तरफ से आईडीबीआई बैंक में विदेशी निवेशकों को लाने के लिए कि ये कानून का ये शर्त नए बैंकों पर लागू होती है, पुराने बैंकों पर लागू नहीं होती। यानी आईडीबीआई बैंक को अगर कोई विदेशी ग्राहक मिलता है तो ये उसके हाथ जा सकता है, और आईडीबीआई भारत का सरकारी क्षेत्र का एक बैंक विदेशी कंपनी का या विदेशी बैंकर के हवाले हो सकता है अगर वो निवेश करने को तैयार होती। सरकार ने कानूनी तौर पर उन अड़चनों को दूर करना शुरू कर दिया है। दिन की एक बहुत बड़ी खबर और, फेसबुक और मेटा की पेरेंट कंपनी मेटा पर आरोप लगाए कि उसने क्रॉस चेक प्रोग्राम के जरिए वीआईपी यूजर्स को अलग तरीके की सेवा उपलब्ध कराई है और अन्य यूजर्स को अपने क्रॉस चेक कार्यक्रम के बारे में नहीं बताया, उन्हें अंधेरे में रखा है। मंगलवार को यह जानकारी खुद बोर्ड की रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से दी गई है। सर, पहला ये क्रॉस चेक कार्यक्रम था क्या और कैसे वीआईपी को तरजीह दी जाती थी?
फेसबुक के भीतर बहुत कुछ साफ सुथरा नहीं है। पिछले 3-4 साल से 5 साल से फेसबुक के अंदर तमाम पारदर्शिता के नियमों के उल्लंघन को देख रहे हैं। और इस बार ये बात, पहले वो बात विसिल ब्लोअर और अलग अलग जगह से आती थी। इस बार मेटा की जो एक ओवरसाइट बोर्ड है, जो उन्होंने अपने यहाँ कामकाज की समीक्षा करने वाला एक बोर्ड बनाया, उसने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। और ये अनोखा काम हुआ है फेसबुक में। फेसबुक क्या कर रही थी ये समझना जरूरी है। फेसबुक ग्राहकों को 2 हिस्सों में बांटती थी। एक वीआईपी ग्राहक होते थे और एक सामान्य ग्राहक होते थे। ग्राहकों से मतलब हमारे आप जैसे सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनके लिए कस्टमर्स हैं। वीआईपी ग्राहक में बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, बड़े राजनीतिक नेता हो सकते हैं। राजनीतिक नेताओं से फेसबुक के इस्तेमाल के प्रयोग, फेसबुक के रिश्ते और फेसबुक का राजनीतिक एजेंडे के इस्तेमाल के लिए फेसबुक का इस्तेमाल काफ़ी समय से विवादों में रहा है। क्रॉस चेक कार्यक्रम के तहत फेसबुक का कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी में उस कंटेंट को फेसबुक के नियमों के तहत हटा दिया जाता था जो नीतियों के तहत उचित नहीं था, जिसमें जो विभाजन फैलाने वाला होता था, जिसमें हिंसा की बात होती थी या जो विवादित होता था उन नियमों के तहत। पर जो वीआईपी कस्टमर्स थे, जो वीआईपी धारक थे, उनके कंटेंट को मॉडरेट करने और हटाने में लंबा समय लगाया जाता था। यानी उन्हें लंबे समय तक फेसबुक पर रहने दिया जाता था। एक सामान्य व्यक्ति अगर कुछ इस तरीके की पोस्ट करता था तो फेसबुक का जो कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम था उसे तत्काल हटा देता था। और इसका लाभ फेसबुक के अपने ओवरसाइट बोर्ड ने अपना जो उनका कॉन्शियस कीपर है या जो उनका बोर्ड है, उसने माना कि इसका लाभ फेसबुक के उन बड़े इस्तेमाल करने वाले वीआईपीज़ को मिला। नाम तो स्पष्ट नहीं है, जिनके साथ फेसबुक के स्पेशल रिश्ते थे। और यहाँ से एक नई बहस शुरू होती है कि क्या दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 2 अलग अलग हिस्सों में लोगों को रेट करते हैं। अभी तक एडवर्टाइजर्स की दृष्टि से, विज्ञापन देने वालों की दृष्टि से फेसबुक के कंटेंट के मॉडरेशन की सवाल तो उठते थे, लेकिन इस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी उथल पुथल मचाई है, खासतौर से उस समय जब ट्विटर में मॉडरेशन को लेकर और ट्विटर के नियमों में बदलाव को लेकर और एलन मस्क की तरफ से तमाम बदलावों को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही है। चीन से जुड़ी 2 खबरें। पहली खबरें, वहां की अर्थव्यवस्था के कुछ आंकड़े नए आए हैं। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन से अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार खराब आंकड़े सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़े चीन के विदेश व्यापार से जुड़े हैं। नवंबर के दौरान चीन के विदेश व्यापार में भारी गिरावट देखने को मिली है। चीन से एक्सपोर्ट 10.6% घटा है और इंपोर्ट 8.7% गिरा है। इंपोर्ट में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है और एक्सपोर्ट में फरवरी 2020 के बाद सबसे तेज गिरावट देखी गई है। सर, चीन की अर्थव्यवस्था से किस तरीके के अनुमान आ रहे हैं? ये अच्छी खबर नहीं है। चीन के से निर्यात और आयात दोनों घटना दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है और ये 2.5 साल के लोएस्ट स्तर पर आया है। दरअसल हुआ ये कि शुभम, बाजार की अपेक्षाओं से ज़्यादा बुरे अनुमान हैं चीन के ट्रेड को लेकर। चीन का ट्रेड दुनिया की धुरी है, नब्ज़ है। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा आयात करता है और इसलिए दुनिया में जो मिनरल या कच्चा माल बनाने वाले देश हैं उनकी भविष्य की ग्रोथ की संभावनाएं चीन की खपत पर निर्भर करती हैं और चीन सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और अब ये जो आंकड़े आपको पता चले, इसमें नवंबर में करीब 8.7% एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, गिरा है, जो और इसके अलावा इंपोर्ट में भी, जबकि लोग ये मान रहे थे कि गिरावट करीब 3-3.5% के आसपास होगी, पर उससे बहुत ज़्यादा गिरावट है और इंपोर्ट में भी तेज गिरावट दिखाई दी है। इससे यहाँ एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आने वाली तिमाही में, आने वाले 2 महीनों में चीन में की आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट होगी। एक दूसरा ये कि व्यापार के आंकड़ों में और ज़्यादा संशोधन होने की और ज़्यादा गिरावट होने की संभावना होगी। यानी अगर आप मंदी से जुड़ी हुई चर्चाओं को याद करें जो पिछले 5-6 महीनों से अलग अलग मंचों पर चल रही है, उस हिसाब से दुनिया के देशों ने, दुनिया के विशेषज्ञों ने और एजेंसियों ने अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी आने की भविष्यवाणी अगले साल की दूसरी तिमाही में की थी, तो चीन के आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि मंदी थोड़ा और पहले साल की पहली तिमाही में ही आती दिखाई देगी। चीन से जुड़ी दूसरी खबर, वहां के राष्ट्रपति की विदेश यात्रा से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर पहुंच गए हैं। सऊदी यात्रा के दौरान जिनपिंग $29 अरब के समझौते कर सकते हैं। माना जा रहा है कि चीन और सऊदी अरब के बीच ऑयल, गैस के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी समझौते हो सकते हैं। सर, लेकिन बात समझौते तक नहीं है। चीन के राष्ट्रपति की यात्रा पूरी दुनिया बड़ी उत्सुकता से देख रही है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी?
ये दिलचस्प यात्रा है चीन के राष्ट्रपति की यात्रा। अगर आप मध्य पूर्व की राजनीति और आर्थिक राजनीति की दृष्टि से देखें तो इस यात्रा को बहुत उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है। कई सारे संदर्भ हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। पहला संदर्भ ये कि चीन के राष्ट्रपति के सऊदी अरब पहुंचने से पहले सऊदी अरब ने एशिया के लिए तेल की कीमतों में कटौती कर दी। इसे चीन के असर और चीन के साथ रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में स्पष्ट रूप से खटास है, जो हमें पता है कि MBS के साथ बाइडेन के रिश्ते नहीं ठीक हैं और अभी तेल के ओपेक को लेकर MBS और बाइडेन लगभग आमने सामने दिखाई देते हैं। इस अपॉर्चुनिटी के बीच चीन एक किस्म से नए निवेशक के तौर पर, नए बड़े सहयोगी के तौर पर सऊदी अरब के साथ पहुंचता दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के साथ चीन का व्यापार, चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, क्योंकि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो आयात हैं वो सऊदी अरब से होते हैं और सऊदी अरब से तेल का बड़ा निर्यात चीन को होता है। चीन ने धीमे धीमे मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कई सारे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण जो सऊदी अरब को अमेरिका से मिलते थे वो अब बंद होने जा रहे हैं और उनकी जगह चीन की हथियार सप्लाई या चीन की तरफ से सामरिक सहायता सऊदी अरब को मिलना शुरू होगी। पर इसका एक और दिलचस्प पहलू यह है कि चीन मध्य पूर्व में दो परस्पर विरोधी ताकतों के बीच संतुलन बना रहा है। ईरान के साथ भी चीन के रिश्ते उतने ही मजबूत हो रहे हैं। हमने भी अपने किसी इकोनॉमिकम में भी इस बात पर को डिस्कस किया था कि ईरान के राष्ट्रपति जब समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक हुई थी तो उसमें गए थे और चीन और ईरान के बीच एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है रूस को मिलाकर, जिसमें कि युआन में भुगतान किया जाएगा। तो एक तरफ ईरान है जिसके सऊदी अरब से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिसके साथ चीन खड़ा हुआ है। और चीन दोनों तरह से शिया ताकत और मध्य पूर्व की जो दोनों बड़ी ताकतें हैं तेल की दृष्टि से और एनर्जी की दृष्टि से, उन्हें एक साथ संभालने की कोशिश कर रहा है और संयोग से दोनों के रिश्ते अमेरिका के साथ खराब। बिल्कुल। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, पॉलिसी सेंट्रल, तमाम और खबरें भी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्पेशल रिपोर्ट आज की बड़ी दिलचस्प है, वो भी क्यों? अभी आपको ध्यान होगा, पिछले हफ्ते की बात है, इंश्योरेंस रेगुलेटर ने यह कहा कि 2047 तक भारत में वो हर व्यक्ति तक बीमा की पहुंच बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, बनाइए, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अभी बीमा के हालात क्या हैं, कितने लोगों के पास बीमा है, किस राज्य में क्या स्थिति है, किस आय वर्ग के लोगों के पास बीमा है, किस आय वर्ग के लोगों के पास बीमा नहीं है। ये सब कुछ बताया था आपको देश के पहले और सबसे बड़े पर्सनल फाइनेंस सर्वे ने, जो Money9 ने आपके लिए किया था। क्या है उसके आंकड़े, ये बीन कर छान कर लेकर आए हैं आपको हम स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए इंश्योरेंस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने 25 वर्षों में हर एक नागरिक तक बीमा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि इंश्योरेंस की मौजूदा व्यवस्था ऐसी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस का कवर पहुंचाया जा सके, बल्कि हालात तो ऐसे हैं कि देश की आबादी के 5वें हिस्से के पास भी इंश्योरेंस कवर नहीं है। देश भर के 20 राज्यों और 100 से ज्यादा जिलों में हुए Money9 के सर्वे से पता चलता है कि देश के सिर्फ 19% परिवारों ने बचत के लिए बीमा खरीदा है और बीमा खरीदने वाले परिवारों में भी 75% से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक कमाई 35,000 रुपए से ऊपर है। जिन परिवारों की मासिक कमाई 15 से 35,000 रुपए के बीच है, उनमें सिर्फ 23% के पास ही बीमा है और 15,000 रुपए से कम कमाई वाले परिवारों में तो सिर्फ 12% के पास ही जीवन बीमा कवर है। Money9 का सर्वे ये भी बताता है कि देश के 86% परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक कमाई 35,000 रुपए से नीचे है, यानी देश का बहुत बड़ा वर्ग जीवन बीमा से अछूता है। जीवन बीमा कवर के मामले में आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों की स्थिति तो और भी खराब है। Money9 के सर्वे से पता चलता है कि बिहार में सिर्फ 7% परिवारों ने बचत के लिए बीमा खरीदा है। कुछ ऐसी ही स्थिति झारखंड में भी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और तमिलनाडु भी इस मामले में राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं। हालांकि कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य बीमा कवर के मामले में राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं। खुद IRDAI के आंकड़े बताते हैं कि देश में बीमा की पहुंच का दायरा बहुत छोटा है। IRDAI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश की GDP में बीमा प्रीमियम की राशि का योगदान
मात्र 4.2% है। देश भर में बीमा की पहुंच के इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटर बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। भविष्य में बीमा कंपनियों को स्थापित करने के नियमों में छूट दी जा सकती है, जिस वजह से बीमा कारोबार में ज्यादा कंपनियां उतर पाएंगी और ऐसा होने पर बीमा के बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा और बीमा खरीद पहले के मुकाबले सस्ती होने की उम्मीद भी बढ़ेगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है